हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट। नाउ बहुत ही सिंपल सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बहुत ही छोटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आई थिंक वन क्लास इज एनफ फॉर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? कोई भी गवर्नमेंट हो, अपने कंट्री की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास और सेंट्रल गवर्नमेंट है। यही दो गवर्नमेंट हमारे पास है ना। दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वन ऑफ देयर की ऑब्जेक्टिव, ये की मोटिव ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू क्रिएट इकोनॉमिक, ब्रिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। जो भी समाज के लोग हैं जो स्टेट में और कंट्री में हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? थ्रू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स, लोगों का इनकम बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेसिकली लोगों का इनकम बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कैसे इनकम लोगों को बढ़ाती है? गवर्नमेंट खुद ऐसी पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स लाती है जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो उस एरिया में। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में, जिससे कि लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है। एक तो ये तरीका है, गवर्नमेंट खुद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है जिससे लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। प्लस गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसे बनाती है कि जो लोग अदर देन गवर्नमेंट ऐसे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में गवर्नमेंट का हेल्प करेंगे, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है। दैट मीन्स कि प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर अगर बिजनेस को बढ़ाने में, प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट करके नई फैक्ट्री और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं, विच इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। नाउ सो अगर अगर हम लोग एक एग्जांपल ले सिंपल सा, कि लेट्स से पंजाब स्टेट की बात करते हैं कि पंजाब हमारा एक स्टेट है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंडस्ट्री इन इट्स स्टेट, अपने स्टेट में बिजनेस और फैक्ट्रीज को लाने के लिए एक इंसेंटिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाती है। ठीक है। लेट्स से पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बेसिकली गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है कि अगर कोई नई इंडस्ट्री आ रही है तो उन्हें क्या, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा उनके स्टेट। सो फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करो, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, तो एक बिजनेसमैन हरियाणा में ना जा करके पंजाब में क्यों जाएगा? क्योंकि उसको दोनों जगह पे इंसेंटिव पॉलिसी हो सकती है, लेकिन उसको जहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिवाइज करा जाएगा वो वहाँ पे अपने बिजनेस को ले जाएगा और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा वो। ठीक है। नाउ लेट्स से पंजाब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और उसमें उन्होंने क्या क्या इंसेंटिव दिया। बहुत सारे इंसेंटिव हो सकते हैं, हम लोग जनरल इंसेंटिव लेते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या क्या कहा कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हो तो जो आपको लैंड चाहिए वो हम आपको सर्टेन बिजनेस कैटेगरी को फ्री में देंगे, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस कैटेगरी को कॉन्सेशनल रेट पे देंगे। कंसेशनल रेट क्या है? कि अगर आप खुद से लैंड खरीदने जाओ, 1 एकड़ लैंड खरीदो तो आपको 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट आएगा। लेकिन आपको, क्योंकि आप इस पॉलिसी के तहत पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हम आपको ये 20, 30, 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल करेंगे, गवर्नमेंट अवेलेबल कराएगी। तो दूसरे वो आप पॉलिसी क्या कह सकते, पॉलिसी में उन्होंने कंडीशन क्या डाला कि आप जो फैक्ट्री लगाओगे तो आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, है ना? मशीनरी और प्लांट खरीदोगे, तो जो भी आप प्लांट मशीनरी खरीदोगे अप टू 10 करोड़, गवर्नमेंट वो आपको वापस कर देगी। दैट मीन्स अगर आपका इन्वेस्टमेंट छोटा सा फैक्ट्री है और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का है, तो आपको 5 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में आपने इन्वेस्ट किया है, मशीन्स लगाए हैं, तो 5 करोड़ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 50 करोड़ या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 10 करोड़ तक गवर्नमेंट से पैसा वापस मिल जाएगा एज ग्रांट, एज सब्सिडी। ठीक है। थर्ड क्लॉज उन्होंने क्या दिया कि थर्ड क्लॉज उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में, कि अगर आपके फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, सो रेवेन्यू में उन्होंने क्या कहा
कि ये डे टू डे बेसिस एक्सपेंसेस, ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस हो गया, ये दोनों कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया, है ना। लेकिन रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या कहा कि आपके फैक्ट्री में अगर 200 लोग काम करते हैं और उसमें से अगर 50% लोकल पंजाबीज हैं, पंजाब के रेसिडेंट्स को अगर आप हायर करते हो, तो उनका जो भी सैलरी आप साल में पूरा पे करोगे, जो 50% जो लोकल्स हैं उनका जो सैलरी आप पे करोगे, उस सैलरी का 60% गवर्नमेंट आपको साल के अंत में वापस कर देगी। ठीक है, सो जो भी 50% पंजाब के लोग हैं जो रेसिडेंट्स है, लेट से 55% कहते हैं कन्वीनियंस के तौर पे। ओके, सो आपके फैक्ट्री में 200 लोग हैं, उसमें से 55% हो गए 110 लोग। सो 110 लोग अगर आपके पास लोकल है, लोकल मीन्स पंजाब के किसी भी कोने से हों लेकिन पंजाब स्टेट के रेसिडेंट्स हुए, तो उनको जो भी आप सैलरी दे रहे हो पूरे साल में, उसका 60% हम आपको वापस कर देंगे, आपको कॉस्ट सिर्फ 40% आएगा। ये इंसेंटिव उन्होंने दिया। ठीक है, सो पहला इंसेंटिव उन्होंने दिया सैलरी के रेस्पेक्ट में। और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि कहा अब होगा क्या कि जब इंडस्ट्री लगेगी तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगा। सो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आए और जो फैक्ट्रीज लगेगी उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा हो, क्योंकि उनको सेल्फ जनरेट करना पड़े, है ना, डीजी से या कैसे भी। तो उन्होंने दूसरा क्लॉज क्या कहा कि आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे कॉस्ट आएगा पूरे साल का, उसका भी अगेन 40% पंजाब गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। ठीक है, रिटर्न कर देगी। सो ये आपका टोटल इंसेंटिव पॉलिसी है। प्लस उन्होंने एक और क्लॉज रखा कि ये सब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन टोटल पंजाब में 20 डिस्ट्रिक्ट है। ओके, 20 डिस्ट्रिक्ट्स, लेट से एग्जैक्ट कितना है मुझे भी नहीं पता, लेट से पंजाब में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत ही बैकवर्ड है। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जाके इंडस्ट्री सेट करता है, फैक्ट्री लगाता है या बिजनेस सेट करता है, तो उन्हें ये सारे इंसेंटिव तो मिलेंगे ही। ठीक है, प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी उनका आएगा, मींस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी निकल के आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, कैटेगरी नहीं। यहाँ पे पॉलिसी में बिल्डिंग पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे लैंड पे मिले, कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10 करोड़ मिल रहा है, रेवेन्यू से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज रखा है कि अगर ये 3 जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे अगर आप जाके इन्वेस्ट करते हो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट चेक करेगी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया है, आपको उसका ऑडिट कराना होगा। वंस ऑडिट होकर नंबर फाइनल हो गया कि टोटल इन्वेस्टमेंट का नंबर ये आया, तो उस टोटल इन्वेस्टमेंट में 30% एडिशनल आपको मिल जाएगा। सो आपको लैंड पे जो बेनिफिट है वो तो अलग से मिलेगा ही, प्लांट एंड मशीनरी पे अलग से मिलेगा ही, रेवेन्यू से रिलेटेड जो है वो तो मिलना ही है, साल के अंत में मिलना ही है। लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पे भी 30% आपको गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करेगी। सो ये इंसेंटिव पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, सो दैट इंडस्ट्री पंजाब में आए, पंजाब के में जब फैक्ट्री लगेगी तो पंजाब के लोगों की जरूरत के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोकल बिजनेस और लोकल इकोनॉमी डेवलप होगा। जिस एरिया में भी फैक्ट्री लगेगी या जिस एरिया में भी बिजनेस आएंगे, उस एरिया में ओवरऑल डेवलपमेंट आएगा। सो ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों बनाती है, सो दैट इंसेंटिवाइज करे लोगों को और लोगों आए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। नाउ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें क्या पढ़ना है कि अगर किसी बिजनेस को ये सारी इंसेंटिव गवर्नमेंट से मिलती है, ओके, लेट्स से आपने फैक्ट्री लगाया और आपको ये सारे इंसेंटिव आपको गवर्नमेंट से मिलना है और आप एलिजिबल हो गए, जो क्राइटेरिया था आपने सेटिस्फाई कर दिया और आपको मिल गया। और एक बात कि ये मुफ्त में गवर्नमेंट तो आपको देगी नहीं, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और भी क्राइटेरिया हो सकते हैं गवर्नमेंट के जो आपको सेटिस्फाई करने हैं, वो पॉलिसी में मेंशन होता है। सो सारे क्राइटेरिया अगर आप सेटल करोगे तो आप एलिजिबल हो गए इंसेंटिव के लिए, सेटिस्फाई कर दिया आपने कंडीशंस, तो अब आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो गए। नाउ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है कि जब आप अपने बुक्स में ये इंसेंटिव को अकाउंट फॉर करोगे तो कैसे करोगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या पास होंगी। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली हमें वो अकाउंटिंग एंट्रीज बताता है कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, किस क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री आप पास करेंगे जब ये गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिलने वाला है, ग्रांट मिलेगा तब। ठीक है, एक ये बताता है। पहला कंडीशन क्या बताता है, पहला बताता है वो कि
आप कब ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और जब आप रिकॉग्नाइज करने के लिए एलिजिबल हो गए, जब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करना है। सो दो ही चीज बताता है मेनली, कंडीशंस बताता है कि व्हेन यू कैन रिकॉग्नाइज, कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, और दूसरा ग्रांट की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या है। ठीक है। सो ये दो बातें हम लोग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सीखने वाले हैं। सो वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज to provide accounting entries to recognize grant in the books of accounts. Okay. Okay. The aim of this standard, the aim of the aim of this standard is to show way for recognition of government grant in फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज होगा, ये बताना है। ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट आर आल्सो called by others name like सब्सिडी भी बोलते हैं, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सारे नामों से जाना जाता है, बट बेसिकली इट इज गवर्नमेंट ग्रांट। अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। नाउ गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग, उससे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट इज एन असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड। ठीक है। कैश में और काइंड में भी। काइंड में कैसे? आपको लैंड फ्री में मिल गया। लेट्स से आप बैकवर्ड एरिया में, बिल्कुल हिली एरिया और बैकवर्ड एरिया में जाके आप फैक्ट्री लगाने के लिए जा रहे हो, और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि अगर आप इस एरिया में आके फैक्ट्री लगाते हो तो आपको लैंड फ्री में मिलेगा। या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे वाटर, पानी बहुत ही पोल्यूटेड है, और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है वाटर ट्रीटमेंट की, आप वहाँ जाके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको लैंड फ्री में अवेलेबल कराएंगे, और बाकी आप वाटर जनरेट करिए, लोकल वाटर ट्रीट कीजिए, वाटर प्यूरिफाई कीजिए लोकल कम्युनिटी के लिए। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स में कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट फ्री में लैंड देती है। सो वो हो गया काइंड। टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट एंड फ्यूचर कंप्लायंसेस। एक तो आपने कंप्लायंसेस किया, सो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी ग्रांट देने के लिए, तो ऐसे तो नहीं है कि फ्री में ग्रांट देने वाली है, इट्स नॉट अ चैरिटी। सो वो क्या करेगी, वो सर्टेन कंडीशंस मेंशन करेगी, और वंस यू सेटिस्फाई दोस कंडीशन, या तो आपने सेटिस्फाई कर दिया है, या फिर आपको करने वाले हैं इन सेंस, आपको 4-5 साल तक वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है, देन यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट आपको मिल जाएगा, लेकिन 5 साल तक आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा वो क्लॉज को, अगर नहीं करोगे तो रिफंड करना पड़ जाएगा। ठीक है। विद सर्टेन कंडीशंस। So what is government grant? Assistance by the government in cash or in kind to an enterprise for future or past compliances with certain conditions. ठीक है। Now कैश और काइंड तो हो गया, स्टिल काइंड में जो है उसका एक फाइनेंशियल वैल्यू होगा, बट वैसा असिस्टेंस जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करी है जिसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपके लेबर को फ्री में ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है ना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है। सो ये गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर नहीं आता। ये गवर्नमेंट नॉर्मल गवर्नमेंट असिस्टेंस है, बट नॉट गवर्नमेंट ग्रांट। ओके। ओके। नाउ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो मिला है, या तो आपको काइंड में मिला है, आपको लैंड मिल गया फ्री में, तो आपको अपने बुक्स में तो लैंड को लेके आना है, और दूसरा कैश में गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, बैंक ट्रांसफर होता है आपके अकाउंट में, तो आपको पैसा तो मिला है, तो अकाउंटिंग तो कर रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ है, फाइनेंशियल इवेंट है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट है इसका, तो अकाउंटिंग करना है। प्लस दूसरा ये आपको इसमें भी हेल्प करता है जानने के लिए कि टू व्हाट एक्सटेंट यू आर बेनिफिटेड, आपको कितना फायदा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट से, आपके फाइनेंशियल्स में उसका इम्पैक्ट क्या है, ये भी आपको जानने को मिलता है। ओके। सो इसलिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको फाइनेंशियल इम्पैक्ट पता चलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट पता चलता है, और दूसरा है कि आपको ग्रांट मिला है तो उसकी अकाउंटिंग तो करनी करनी है। ठीक है। ओके। नाउ रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट ग्रांट के रिस्पेक्ट में दो आइडियोलॉजी काम करती है हमारे। तो आइडियोलॉजी क्या है? एक आइडियोलॉजी बोलती है कि ये कैपिटल नेचर का रिसीट है, और दूसरा आइडियोलॉजी जो है वो कहते हैं नहीं, ये इनकम रेवेन्यू नेचर का है और इसको पीएनएल अकाउंट में ले जाना चाहिए। सो जो लोग कहते हैं कि ये कैपिटल नेचर का
रिसीट है, उनका कहने का पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? वो कहते हैं कि ये जो भी ग्रांट मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन। इसलिए इसको पीएनएल अकाउंट में नहीं ले जाना चाहिए, इसको सीधा शेयर होल्डर्स फंड में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ठीक है? और दूसरा है कि गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए आपको ग्रांट दे रही है और उसमें उसको अर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट और एक्सपेंसेस नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए ये ग्रांट बेसिकली पीएनएल में नहीं जाना चाहिए, ये सीधा शेयर होल्डर्स फंड में जाना चाहिए। हाउएवर जो इनकम अप्रोच के सपोर्टर है, वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ये चैरिटी नहीं दे रही है, इसके लिए गवर्नमेंट सर्टेन कंडीशंस रखती है और वो कंडीशंस को कंप्लाई करने के लिए आपको सर्टेन कॉस्ट इनकर करने पड़ सकते हैं। ठीक है? तो आपको सर्टेन कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, इसलिए ये कैपिटल नेचर का नहीं है, ये रेवेन्यू नेचर का है। फिर वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट जो इनकम आ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फॉर टैक्स पर्पसेस हर जगह पे इसको इनकम ट्रीट किया जाता है। जब इसको इनकम रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाता है तो हमें फाइनेंशियल्स में भी रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। प्लस अगर मैं इसको कैपिटल रिजर्व में ले जाऊं तो क्या होगा कि जो इनकम है वो कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि आपको अचीव गवर्नमेंट ग्रांट को कंप्लाई करने के लिए सर्टेन एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, वो एक्सपेंसेस पीएनएल में है। तो कोई कोरिलेशन नहीं रहेगा बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंस ऑफ द ग्रांट। इसलिए वो कहते हैं कि ये इनकम अप्रोच है, मीन्स रेवेन्यू अप्रोच है, इसको पीएनएल में जाना चाहिए। नाउ गवर्नमेंट ग्रांट आपको जो मिल रहा है, ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्रांट आप इसे सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट करना है, और डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज ए कैपिटल ग्रांट और रेवेन्यू ग्रांट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर करता है। ओके, द बेस्ट अप्रोच क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रांट आप डिसाइड करें कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाली है। अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कब कर सकते हैं आप अपने बुक्स में? तो रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया पहला क्या है? पहला है कि जो कंडीशंस हैं, है ना, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। सो गवर्नमेंट ने सर्टेन कंडीशंस रखे हैं जो आपको सेटिस्फाई करने हैं। तो ये इंडिकेशन मिलता है कि देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस दैट द एंटरप्राइज इज विल बी एबल टू फुलफिल दोज कंडीशंस। ठीक है? पहला कंडीशन तो ये है कि कंडीशन जो भी गवर्नमेंट ने रखा उसका सफिशिएंट एविडेंस है, सफिशिएंट रिलायबिलिटी है कि जो एंटरप्राइज है, जो प्राइवेट बिजनेस है या जो बिजनेस है, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा। और दूसरा कि दूसरा जो जो कि हर रिवेन्यू के रिस्पेक्ट में अप्लाई होता है, किसी तरह से कि भी रिवेन्यू को अगर आपको अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है, तो ये सबसे बेसिक कंडीशन है, सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन, है ना, जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़े थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में भी पढ़े थे। सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन मतलब पैसा कलेक्शन होने का सर्टेनिटी है। कोई डाउट नहीं है कि पैसा कलेक्ट नहीं होगा वंस आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। और ये सर्टेनिटी कैसे आप अराइव करोगे? ये सर्टेनिटी आपके पास्ट ट्रेंड को भी से भी आप निकाल सकते हो कि दूसरे पीछे पिछले प्रोजेक्ट में, पिछले जो फैक्ट्री हमने लगाया उसमें भी ये सारे कंडीशंस थे, इसी गवर्नमेंट इसी स्टेट में, और हमने लगाया और हमें वो पैसा मिल गया था। ठीक है? सो इस तरह का सर्टेनिटी आपको पास्ट एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट से पता चलेगा कि पैसा आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। सो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप एज अ बिजनेस यू आर एलिजिबल टू रिकॉग्नाइज ग्रांट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ ग्रांट हमने देखा कि दो तरीके का ग्रांट आपको जो मिलेगा वो कैसा ग्रांट होगा? एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे, है ना, कैपिटल एसेट्स में जो आप इन्वेस्ट करोगे उसके लिए आपको ग्रांट मिलेगा। और दोबारा दूसरा रेवेन्यू के रिस्पेक्ट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में मिलेगा, लाइक सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और फ्यूल एक्सपेंसेस जो कि आप डे टू डे ऑपरेशंस में एक्सपेंस करते हो, और उसके लिए गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे सकती है। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैपिटल एसेट्स के रिस्पेक्ट में जब ग्रांट मिल रहा है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, एंड देन रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में ग्रांट मिलेगा तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है। नाउ कैपिटल के रिस्पेक्ट में, सो कैपिटल एसेट, लेट्स से फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। सो यहाँ पे
दो तरह के फिक्स्ड एसेट हो गए आपके पास, एक डेप्रिसिएबल और एक नॉन डेप्रिसिएबल। ओके, सो डेप्रिसिएबल के रेस्पेक्ट में दो तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। नॉन डेप्रिसिएबल, अगेन यहाँ पे भी दो सिचुएशन है, सिनेरियो है। एक, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स आपको फ्री में मिल गया, ओके, और दूसरा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, और इधर हो गया सर्टेन कंडीशंस, अगर आपको कुछ कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ा तो। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में कि क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 क्या है। ओके, तो ओके, तो हम लोग देखेंगे फिक्स्ड एसेट ऑप्शन 1। ओके, सो ऑप्शन 1 क्या कहता है, ऑप्शन 1 कहता है कि जब भी आपने गवर्नमेंट ने आपको कंडीशन रखा, लेट से हम लोग जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में वापस जाते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम उनके इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कि अगर आप प्लांट एंड मशीनरी जो भी आपको खरीदना पड़ेगा, जब हमारे यहाँ हमारे स्टेट में आके एक फैक्ट्री लगा रहे हो और आप जो भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, अप टू 10 करोड़ गवर्नमेंट आपको वो पैसा वापस कर देगी। ओके, सो आपको 10 मैक्सिमम 10 करोड़ का ग्रांट प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में मिल सकता है। उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हो सकता है, जो और भी कंडीशंस पॉलिसी में मेंशन होगा। लेट्स से आपने वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए, नाउ यू आर एंटाइटल्ड फॉर द ग्रांट। नाउ दो सिचुएशन हो सकता है, ग्रांट आपको तुरंत के तुरंत कैश में मिल जाए या फिर बाद में मिले, नो प्रॉब्लम। सो ग्रांट आपको, लेट से आपको अगर जब ग्रांट के लिए आप एलिजिबल हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि फर्स्ट ऑप्शन कहता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि जो भी ग्रांट अमाउंट मिला आपको फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में, उससे आप फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट को कम कर दें, एंड देन जो रिवाइज्ड कॉस्ट हो गया उस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सो बेसिकली सिंपल टर्म्स में ये क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ये ग्रांट आपको फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में मिला, तो आप पूरा ग्रांट को एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और उसके बाद जो एसेट का वैल्यू, कैरिंग वैल्यू बना, उस पे आप डिप्रिसिएशन चार्ज करो। सो लेट से अगर आप ग्रांट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल हो गए, तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा अभी नहीं मिला, टू फिक्स्ड एसेट। ओके, फिक्स्ड एसेट, लेट से आपने 10 करोड़ का आपको ग्रांट पूरा मिल गया, और आपका लेट से इन्वेस्टमेंट जो था वो 50 करोड़ का था। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट का कॉस्ट आपके पास कितना था, 50 करोड़। अब आपने पहला एंट्री पास किया, आपको 10 करोड़ मिल गया, तो गवर्नमेंट ग्रांट 10 करोड़, अब ये हो गया 40 करोड़। अब इस 40 करोड़ पे आप डेप्रिसिएशन लगाओ। नाउ लेट्स से जिस दिन आपने एसेट खरीदा था, सेम डेट को आपको ग्रांट मिल गया, तब तो ठीक है, आप उसी दिन कॉस्ट को क्रेडिट कर दो 40 करोड़, और इसका अगर 10 इयर्स यूजफुल लाइफ है, तो आप एवरी ईयर 4 करोड़ करके आपको डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे अगर हम लगाएं तो कितना होता है, 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 4 करोड़। ठीक है, सो आप फिर क्या करोगे, सेकंड एंट्री आपके लिए क्या हो गया कि लेट से आपने रिसीवेबल तो खड़ा कर दिया आज के डेट में, जिस डेट आपने मशीनरी खरीदा उस डेट में आपने, और उसी दिन आप एलिजिबल भी हो गए, तो आपने रिसीवेबल को रिकॉग्नाइज कर लिया, फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद लेट से आपको पैसा भी मिल गया 1-2 महीने के बाद, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू GGR, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट 10 करोड़ से क्रेडिट हो गया। सो ये GGR अकाउंट क्लोज हो गया, आपको बैंक टू फिक्स्ड एसेट रहेगा।
फिर आप ईयर एंड में क्या करोगे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट आप एंट्री पास करेंगे, वो कितने से होगा, 4 करोड़ से होगा, ठीक है। और ये चलता जाएगा इसी हिसाब से 4 करोड़ का। सो फर्स्ट अप्रोच क्या कहता है कि जो भी ग्रांट मिला उसको आप एसेट में क्रेडिट कर दो, ठीक है। वो एसेट के कॉस्ट का रिकवरी है, आप उसको स्ट्रेट अवे एसेट में क्रेडिट कर दो, वेरी सिंपल। नाउ एक सिचुएशन ये भी अराइज हो सकता है कि आपने एसेट जो खरीदा था 50 करोड़, और उसमें जो कंडीशन था और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते करते गवर्नमेंट का अप्रूवल आते आते 1 साल चला गया, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा। तो 10 मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर आपको क्रेडिट नहीं मिल पाया, आपको क्रेडिट मिलते मिलते, गवर्नमेंट ग्रांट का क्रेडिट मिलते मिलते 1 साल चला गया, ठीक है। तो इन दैट केस फर्स्ट ईयर आपका कॉस्ट है 50 करोड़। अभी डिप्रिसिएशन आपको पता नहीं, ग्रांट का मिलना है नहीं मिलना आपको मालूम नहीं है, ठीक है। आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, लेकिन अप्रूवल नहीं आया है, बाय द टाइम ईयर एंड हो गया, तो आपको डिप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही है। तो देन डिप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 50 करोड़ पे, स्ट्रेट लाइन मेथड 10 ईयर्स के लिए 5 करोड़ का। तो यहाँ पे बुक वैल्यू हो गया 45। लेट्स से कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू जिसको हम कहते हैं 45 हो गया, और नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में ही आपको 10 करोड़ का ग्रांट मिल गया। सो इसको हम WDV या बुक वैल्यू जो भी करते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में हो गया। सेकंड ईयर में आपको ग्रांट मिल गया, फर्स्ट डे आते आते या कुछ दिन के बाद आपको ग्रांट मिल गया, देन आप इसमें गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर दो 10 करोड़ से, ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू 35 हो गया। अभी आप इसको 9 ईयर डिप्रिशिएट करो, सो 35 डिवाइडेड बाई 9, जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट एवरी ईयर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। और उस तरह से कैरी ऑन चलता रहेगा। अकाउंटिंग एंट्री सेम होना है, अकाउंटिंग एंट्री में फर्क नहीं आएगा, बस डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर लैप्स कर गया, आपको ग्रांट का अप्रूवल नहीं मिल सका, इसलिए। सो यही दो सिचुएशन हो सकता है। एक सिचुएशन, फर्स्ट एंड सिंपल सिचुएशन क्या होगा, जिस दिन आपने मशीनरी खरीदा उसी दिन आपको ग्रांट का अप्रूवल भी मिल गया, कैश बाद में मिला, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने रिसीवेबल, एक करंट एसेट डेटर्स क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट के नाम पे, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल, ओके। और उसको क्रेडिट कहाँ दिया, क्रेडिट दिया फिक्स्ड एसेट में। सो पीएनएल में हम लेके ही नहीं गए इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये गया ही नहीं, ये सीधा एसेट में क्रेडिट हो गया। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये गया, कैसे गया हम लोग नेक्स्ट अप्रोच में देख लेंगे, जो ऑप्शन 2 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। सो हमने क्या किया कि सीधा फिक्स्ड एसेट में क्रेडिट किया, और हमने डेप्रिसिएशन को ही कम कर दिया, अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाना है। सो डेप्रिसिएशन को ही कम कर दिया, और हम उसका बेनिफिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 ईयर्स में, क्योंकि पूरा जो ग्रांट है 10 करोड़ का, ये 10 ईयर्स पे स्प्रेड होगा, क्योंकि यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर्स। सो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड ऑप्शन कहता है कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना चाहते, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, देन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको डेफर्ड ग्रांट की तरह ट्रीट करूं, डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करूं, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि आपने एसेट को रिड्यूस कर दिया, एसेट के कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया ग्रांट के वैल्यू से। सेकंड ऑप्शन, सेम सिनेरियो में हम लोग देखें, ऑप्शन टू क्या कहता है कि इसको डेफर्ड क्रेडिट ट्रीट करो। सो जब ग्रांट अप्रूवल होगा, ग्रांट अप्रूव जब हो गया, उस डेट को आप एंट्री पास करोगे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल, क्योंकि पैसा तो गवर्नमेंट है, बाद में ही आना है आपको, टू डेफर्ड इनकम और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ओके। इसको डेफर्ड गवर्नमेंट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इनकम, ये हो गया करंट एसेट, ये हो गया लाइबिलिटी, ओके। सो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, ईयर एंड में, लेट्स से 10 करोड़ का ग्रांट मिल गया, आपने 10 करोड़ की एंट्री डाल दी, सो ये लाइबिलिटी अकाउंट हो गया, अभी तक पीएनएल में कुछ भी नहीं गया, और लेट्स से आपको पैसा भी मिल गया, तो बैंक टू जीजीआर, है ना, ये एसेट खत्म हो गया। सो अल्टीमेटली आपने एंट्री, आपके पास क्या एंट्री रह गई, एंट्री आपके पास रह गई बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट इनकम,
ओके। नाउ ये क्या है, ये बेसिकली जो ग्रांट मिला है आपको, ये एक एसेट, ऐसे एसेट के लिए मिला है जो आप 10 साल यूज करोगे, उसका यूजफुल लाइफ 10 years है। सो ये बेसिकली 10 साल का इनकम आपको आज ही मिल गया। सो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की तरह है। सो इसलिए इसको हम लाइबिलिटी अकाउंट में ले जाएंगे। एंड देन ईयर एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एसेट का कॉस्ट को रिड्यूस तो किया नहीं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 50 crore ही है। यूजफुल लाइफ 10 years, सो डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे कितना हो गया, 5 crore। सो हम 5 crore का डेप्रिसिएशन डालेंगे विच इज 1/10 ऑफ द टोटल कॉस्ट। एंड देन 1/10 ऑफ द टोटल इनकम, जो 10 crore का आपको ग्रांट मिला, उसका 1/10 को आप पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे। 1/10 ऑफ ग्रांट कितना हो गया, टोटल ग्रांट 10 crore डिवाइडेड बाई 10 years इज इक्वल टू 1 crore। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री डी जी आई टू पीएनएल 1 crore। ओके। सो आपने इनकम जो आपको ग्रांट मिला उसको आपने 1 करोड़ ही पीएनएल में रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि ये इनकम 10 साल का है, तो एवरी ईयर आप 10 10 1 1 करोड़ करके आप पीएनएल में क्रेडिट दोगे, प्रॉफिट में लेके जाओगे। और 1 1 करोड़ करके जो मेरा लाइबिलिटी है वो कम होता जाएगा, है ना। सो एंड सेकंड इज डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 5 करोड़। अल्टीमेटली ईयर एंड में आप क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट को अगर आप देखो तो पीएनएल अकाउंट आपको कैसा दिखता है, पीएनएल अकाउंट आपको कैसा दिखेगा, पीएनएल अकाउंट अगर आप देखें तो आपको पीएनएल अकाउंट कैसा दिखेगा, डेबिट साइड में आ गया टू डेप्रिसिएशन 5 करोड़ का, और क्रेडिट साइड में आ गया बाई ग्रांट डीजी गवर्नमेंट 1 करोड़। तो पीएनएल में अल्टीमेटली इम्पैक्ट कितना का गया, 4 करोड़ का ही ना, 5 - 1 4 करोड़। और फर्स्ट ऑप्शन जो डिप्रिसिएशन वाला ऑप्शन था उसमें हमने क्या किया, डिप्रिसिएशन डेबिट किया 4 करोड़ से। सो अल्टीमेटली अकाउंटिंग इम्पैक्ट सेम है, जस्ट प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। ओके। सो इन केस ऑफ पीएनएल अकाउंट, अकाउंटिंग एंट्री बहुत सिंपल है, एसेट में क्रेडिट हो गया, और जब आप डेफर्ड इनकम ट्रीट करोगे तो आप उसको पीएनएल में क्रेडिट करोगे इनकम को, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो अगर हम लोग दोनों सिचुएशन की एंट्री को एक जगह लेके आए तो क्या एंट्री होता है, एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ऑप्शन वन, पहला एंट्री, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल टू फिक्स्ड एसेट, है ना। 10 CR। देन जब पैसा आ गया, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल 10 CR। ओके। सो ये अकाउंट क्लोज हो गया। थर्ड एंट्री हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 4 करोड़ का, क्योंकि हमने 10 करोड़ तो एसेट में ही कम कर दिया, 50 करोड़ का एसेट था, 10 करोड़ कम कर दिया, 40 करोड़, 10 ईयर यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाई 4 स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो 4 करोड़ करके आ गया। एंड फोर्थ एंट्री होगा पीएनएल अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 CR, है ना। सो यही अकाउंटिंग एंट्री जनरेट होना है इन केस ऑफ, जब आप ऑप्शन वन चूज करते हो, ठीक है। और बैलेंस शीट जो इसका देखेंगे उसमें क्या होगा, फिक्स्ड एसेट दिखाएगा 50 करोड़ का, लेस गवर्नमेंट ग्रांट 40 करोड़, लेस डेप्रिसिएशन 4 करोड़। सो नेट हो गया 36 करोड़ का फिक्स्ड एसेट। ओके। अब आते हैं हम ऑप्शन टू। ऑप्शन टू में नंबर ऑफ एंट्रीज थोड़ा ज्यादा होगा। ऑप्शन टू में भी अगेन फर्स्ट केस, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल टू deferred government grant income 10 करोड़ जब अप्रूवल मिल गया। उसके बाद जब आपको कैश मिल गया, बैंक
टू GGR। ये GGR जो था वो करंट एसेट है और ये करंट लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। सो 10 करोड़ का हो गया। ओके, थर्ड आप क्या करोगे, ये अब आप ईयर एंड में क्या करेंगे, DGG इनकम टू गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। 10 ईयर के लिए मिला आपको ये पैसा, सो 1 ईयर का कितना इम्पैक्ट हो गया, 1 करोड़, 1 करोड़। ओके, और फोर्थ एंट्री क्या होगा, GGI गवर्नमेंट ग्रांट इनकम टू PNL अकाउंट। सो आप चाहो तो इस ये दोनों एंट्री को क्लब करके भी लिख सकते, या फिर दो एंट्री भी लिख दिया, 1 करोड़। अभी आप बैलेंस शीट का सिचुएशन देखो, GGR तो खत्म हो गया, आपको बैंक से पूरा पैसा बैंक अकाउंट में आ गया, और जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है वो लाइबिलिटी साइड में, ईयर के बिगनिंग में जिस दिन अप्रूवल मिला 10 करोड़ का होगा, ईयर एंड में क्या होगा, 1 करोड़ उसमें से लेस हो जाएगा, वो 9 करोड़ का होगा, PNL में 1 करोड़ चला गया। सो ये दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि आप ग्रांट का जो पैसा है उसको डायरेक्ट एसेट के कॉस्ट से कम कर दो और रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सेकंड ऑप्शन कहता है कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करो, PNL में इम्पैक्ट सेम होगा। अच्छा, यहाँ पे और एक एंट्री होगा ना, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 5 करोड़, है ना, और देन फिक्स्ड एसेट टू डेप्रिसिएशन, PNL टू डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। सो ये एंट्री हो गया। सो अकाउंटिंग इम्पैक्ट सेम है PNL में, PNL में इम्पैक्ट 4 करोड़ का था फर्स्ट मेथड में, यहाँ भी नेट इम्पैक्ट एक्सपेंस साइड में 4 करोड़ का ही होगा, क्योंकि आपने 5 करोड़ का डेबिट किया, 1 करोड़ का क्रेडिट किया, तो इम्पैक्ट सेम ही है। सो ये हो गया दो ऑप्शन। सो फर्स्ट इज रिड्यूस द कॉस्ट, सेकंड इज डेफर्ड इनकम ऑप्शन। ये हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। अभी हम लोग देख रहे थे डेप्रिसिएबल एसेट्स के दो ऑप्शन। ओके, नाउ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। नाउ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स का क्या में के केस में क्या हो सकता है कि लेट से आपको लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। सो जब लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तो कॉस्ट तो आपने कोई इनकर किया नहीं, तो इसके लिए क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। तो इस केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जब लैंड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है या नॉमिनल वैल्यू, इन दैट केस आप उसको 1 रुपीज या 100 रुपीज से रिकॉग्नाइज करो, लेकिन जो भी रिकॉग्नाइज आप करोगे उसको आप सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। तो अगर आपको लैंड फ्री में मिला तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, भले ही वो 1 रुपए से हो या 100 रुपए से हो, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, उसके लिए नॉमिनल वैल्यू क्या है। आप छोड़ चाहो तो 1 रुपए भी रख सकते हो, चाहो तो आप उसको एक एक 100 रुपए पे भी रख सकते हो, सो नॉमिनल, या 1000 रुपए पे भी रख सकते हो। सो नॉमिनल वैल्यू पे आपको बुक्स में डिस्क्लोज करना है, लेकिन वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट होगा, PNL में नहीं जाएगा। हाउएवर, अगर ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स कंसेशनल रेट पे मिलता है और सर्टेन कंडीशंस सेटिस्फाई करना है, या फिर आपको कंसेशनल रेट पे मिलता है या फिर आपको सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करना है उस लैंड को लेने के लिए, ठीक है, उस नॉन डेप्रिसिएबल एसेट को लेने के लिए, इन दैट सिनेरियो ये डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट होगा, जैसा कि हमने ऑप्शन 2 में पढ़ा। ठीक है, सो अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसको 1 रुपए पे रिकॉग्नाइज करें, कैपिटल रिजर्व में ले जाए, लेकिन अगर उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं, आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ रहा है, इन दैट केस आप उसको ऑप्शन 2 की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको आप डेबिट करोगे जो कंडीशन को कंप्लाई करने के लिए, और जो इनकम आ रहा है, जो ग्रांट मिल रहा है, उसको PNL में आप क्रेडिट करोगे। एक और पॉइंट है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रिसर्च। कभी कभी क्या होगा कि गवर्नमेंट आपको कुछ स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी बिजनेसेस को, स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एयर इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो एयर इंडिया के साथ हम लोगों को पता है कि प्रॉब्लम था कि वो अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पा रही थी। सो गवर्नमेंट वो असिस्टेंस दे रही थी उसको, और वो गवर्नमेंट उसको
असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी ताकि वो अपने स्टाफ की सैलरी पे कर सके। सो जब भी ऐसा कोई इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, नाउ गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि हम सारे एयरलाइंस को ये सब्सिडी ये पैसा देने वाले हैं। ओनली स्पेसिफिकली एयर इंडिया को दे रहे हैं क्योंकि एयर इंडिया गवर्नमेंट अपने सैलरी नहीं पे कर पा रही है। तो वो पॉलिसी नहीं है, वो वन 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 टाइम असिस्टेंस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ऐसे सिनेरियो में उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आप उसको दिखाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करेंगे वो पैसा। और जिस साल में वो पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा उसी साल में उसको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। सिमिलरली लेट से कोई ऑर्गेनाइजेशन सब काफी लॉस में चल रहा है और वो गवर्नमेंट से कुछ बेल आउट पैकेज नेगोशिएट कर रहा है कि उसको कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। सो जब वो असिस्टेंस गवर्नमेंट से उसको मिलता है वो उसी ईयर में उसको एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ट्रीट करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। अब ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स मींस जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट था उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ऑन 1st जनवरी 2014 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट by way of government grant. The land has been encroached by the local inhabitant. The condition attached to the grant is that the company has to make arrangement for the rehabilitation within a period of 2 years. 2 साल में उस लैंड से लोगों को हटाना तो है ही, लेकिन उनको कहीं दूसरी जगह पे उनको व्यवस्था उनका करना है, तभी आपको ये लैंड मिल सकता है। सो कंडीशन अटैच्ड है। नाउ जब वो सो लैंड तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, लेकिन ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करना है इसके लिए उनको सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ रहा है। इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंसेस इनकर कर रहा है उसको ही हम लैंड का कॉस्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है। लैंड तो फ्री में मिला, सो ये उसका नॉमिनल वैल्यू हो गया और इसको हम उस कॉस्ट ऑफ लैंड में ऐड करके दिखाएंगे। एसेट्स के रिस्पेक्ट में हो गया। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, बहुत सिंपल है। रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में आपके पास अगेन दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड एसेट्स में जो ऑप्शन था वही मींस एसेट के कॉस्ट से लेस करना है या कंसर्न रेवेन्यू से लेस कर दो। सो हमने देखा था एग्जांपल में हमने क्या लिया कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो भी कॉस्ट इनकर करोगे उसका 50% स्टाफ, अगर आप आपके पास 50% लोकल रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं तो टोटल स्टाफ कॉस्ट का 50% आपको गवर्नमेंट एज इन ग्रांट वापस कर देगी साल के अंत में। ठीक है। सो उससे भी रिलेटेड भी सर्टेन कंडीशंस हो सकते हैं, सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क हो सकता है। वंस सब कुछ सेटिस्फाई हो गया और वो क्लॉज अप्रूव हो गया, देन आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल टू पर्टिकुलर स्टाफ कॉस्ट एक्सपेंसेस, सैलरी कॉस्ट, क्योंकि वो सैलरी के एवज में मिल रहा है आपको, तो आप सीधा सैलरी अकाउंट में क्रेडिट कर दो उसको। सो कंसर्न एक्सपेंस से लेस करना। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो एंड देन वही पीएनएल अकाउंट में फाइनल नेट बैलेंस पीएनएल अकाउंट में ईयर एंड में ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को या स्टाफ एक्सपेंसेस को सैलरी कॉस्ट को टोटल अमाउंट दिखाओ सेकंड ऑप्शन में जैसे हम लोग ट्रीट कर रहे थे एसेट के रिस्पेक्ट में, और उसके इनकम को क्रेडिट कर दो। है ना। अगर ग्रांट सिर्फ 1 साल से रिलेटेड है तो फुल ईयर में ही पूरा पैसा का पूरा क्रेडिट हो गया। अगर आपको वो कंडीशंस 5-6 साल कंप्लाई करना है और एक्सपेंस भी 5-6 साल तक करना पड़ेगा कंप्लायंस करने के लिए, है ना, तो इन दैट केस अगेन उसको आप स्प्रेड करोगे जितने दिन तक आप कंप्लायंस कर रहे हो। सो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पहला ऑप्शन बोलता है कि कंसर्न एक्सपेंस में रिड्यूस फ्रॉम एक्सपेंस, ये रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में कंसर्न एक्सपेंस से आप रिड्यूस कर दो। सेकंड क्या कहता है, अगेन डेफर्ड इनकम ट्रीट करो। लॉजिक प्रिंसिपल्स सारे के सारे सेम है जो कि आपने एसेट में देखा। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। नाउ कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको ग्रांट मिल गया क्योंकि आपने कंडीशन सेटिस्फाई किए थे, लेकिन लेट्स से कंडीशन ऐसा था कि आपको ये कंडीशन कंटिन्यूअसली फॉर पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स तक मेंटेन करना है ना। लेकिन आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में कंप्लायंस में चूक कर जाते हो और आप कंप्लाई नहीं कर पाते। इन दैट केस पॉलिसी में ऐसा क्लॉज है कि अगर आप 1 साल भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने में फेल होते हो तो पूरा का पूरा ग्रांट रिफंडेबल हो गया। तो ऐसा भी सिचुएशन आता है कि कभी कभी ग्रांट को रिफंड करना पड़ता है। तो ग्रांट को जब आप रिफंड करेंगे तो जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया था उस ऑप्शन को का रिवर्सल एंट्री मारना है।
सो बेसिकली अगर आपने उसको डेफर्ड क्रेडिट की तरह से ट्रीट किया था, तो आप डेफर्ड इनकम की तरह से ट्रीट किया था, तो उसको सेम अकाउंट में रिवर्स करना है। अगर आपने पूरा का पूरा पीएनएल में डेफर्ड क्रेडिट अगर नहीं है, वो सारा एग्जॉस्ट हो गया और उसके बाद भी कंप्लायंस नहीं कर पाया, तो आप फिर पीएनएल अकाउंट में लेके जाओगे। अगर आपने फिक्स्ड एसेट या फिर रेस्पेक्टिव कॉस्ट से लेस कर दिया था, तो उस रेस्पेक्टिव कॉस्ट में ऐड बैक कर दें। इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट जब आप ऐड बैक करोगे, तो आप रिवाइज्ड वैल्यू जो निकल के आएगा, उसके ऊपर बैलेंस ऑफ द ईयर जो यूजफुल लाइफ बचा है, उस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो रिवाइज्ड रेट इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिवाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जब आपने फर्स्ट टाइम रिड्यूस किया था, तो रिवाइज्ड वैल्यू पे डिप्रिशिएट किया था ऑन रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ। अभी अगेन रिवर्सल करने के बाद जो रिवाइज्ड वैल्यू निकलेगा और उसका जो बैलेंस यूजफुल लाइफ बचा है, उस पे वो सारा डिप्रिसिएशन चार्ज ऑफ होगा। ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, द पॉलिसी इज वेरी सिंपल। जो अकाउंटिंग एंट्री आपने पहले पास किया था, उस अकाउंटिंग एंट्री को आप रिवर्स कर दो। नो, गवर्नमेंट ग्रांट एक पॉइंट रह जाता है अभी, इन रिस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सो जब हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले रहे थे पंजाब गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसमें एक क्लॉज हमने देखा था। एक क्लॉज क्या था? वो क्लॉज क्या कहता है कि अगर आप मेरे 3 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हो और वहां पे अगर आप फैक्ट्री लगाते हो, तो हम आपको टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 20% रिफंड कर देंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी दिया। सो दैट मीन्स वहां पे आपको इंडिविजुअल जो पॉलिसी इसमें बेनिफिट था वो तो मिल ही गया, साथ साथ में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, है ना? और भी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सो सारे टोटल इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है, उसका 20% आपको ग्रांट मिलेगा। अगर कभी ऐसा होता है जहां पे आपको टोटल कैपिटल आउटले पे आपको ग्रांट मिल रहा है, सो दैट इज ट्रीटेड एज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। उसको हम क्या कहते हैं कि वो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रांट है, और उस ग्रांट को ना हम कॉस्ट से लेस करते हैं रेस्पेक्टिव एसेट के, ना ही डेफर्ड इनकम ट्रीट करते हैं। उसको हम सीधा लेके जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। सो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट रिजर्व, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। सो जब कैपिटल नेचर, इसको हम कैपिटल नेचर का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन पे मिल रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको ग्रांट मिल रहा है। तो जब टोटल इन्वेस्टमेंट पे आपको ग्रांट मिलेगा, तो आप क्या करोगे? उसको सिर्फ कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। सो कैपिटल रिजर्व में कब ले जाते हैं? एक, जब टोटल आउटले पे आपको मिल रहा है, और दूसरा, जब आपको नॉमिनल वैल्यू पे यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नॉन मूवेबल एसेट मिलता है, तो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट मिलता है, तो सो यही दो सिनेरियो है कैपिटल रिजर्व में ले जाने के लिए। और बाकी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है कॉस्ट से लेस करना और दूसरा डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करना। ओके, नाउ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में तो बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है। द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने कौन सा मेथड फॉलो किया? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और डेफर्ड इनकम। जो भी आपने अप्रोच लगाया है, वो अप्रोच के बारे में आपको लिखना होगा। एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना गवर्नमेंट ग्रांट आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, इंक्लूडिंग द ग्रांट ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स गिवन एट ए कंसेशनल रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई कंसेशनल रेट पे मिला है या फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नॉन मॉनेटरी एसेट मिला है या फिर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट मिला है, उसके बारे में भी आपको मेंशन करना होगा। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। पॉलिसी आपको बतानी है गवर्नमेंट ग्रांट को, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ग्रांट के रिस्पेक्ट में क्या है वो बताना है आपको। और दूसरा, कितना गवर्नमेंट ग्रांट एक्चुअल में अभी तक आपको मिल चुका है, और अगर आपको कुछ कंसेशनल रेट पे मिला है, तो उसके बारे में भी आपको मेंशन करना है। सो यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट, बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।